Hi kids, let's do question and answer for our chapter 4.5 A Battle to Baffle. तो सबसे पहले करते हैं warming up exercises. Number 1. Form suitable groups and discuss the following. You have read stories of Akbar and Birbal, Tenali Raman, Mullah Nasruddin. Recollect and write down the names of those stories. तो आपने ये कहानियां तो पढ़ी ही होंगी, अकबर बीरबल की, तेनाली रमन की, मुल्ला नसरुद्दीन की. आपको इन सब कहानियों के जो है नाम लिखने हैं याद करके, और ये बताना है कि ये जो स्टोरीज हैं इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं. तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो है स्टोरीज की क्वालिटीज दी हुई हैं. आपको देखना है कि इसमें से कौन सी कॉमन क्वालिटीज हैं इन सारी स्टोरीज में, कि क्या हर स्टोरी जो है वो ह्यूमरस है, वो हास्य वाली है, विजडम है, सब में ज्ञान है क्या, सब में जादू है क्या. तो इनमें से जो भी चीज आपको कॉमन लगे वो आपको लिखना है. Answer. Here are some of the popular stories of Akbar and Birbal, Tenali Raman and Mullah Nasruddin. तो ये जो है कुछ पॉपुलर स्टोरीज के नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लिख सकते हो. तो अकबर बीरबल के लिए क्लेवर मिनिस्टर, लॉयल गार्डनर, थ्री क्वेश्चंस, ऑनेस्ट ट्रेडर. मुल्ला नसरुद्दीन के लिए डंकी इन द वेल, थ्री क्वेश्चंस, वाइज आंसर, स्टोलन एक्स. तो ये सारी जो फेमस स्टोरीज हैं ये उनके नाम हैं. इनमें कॉमन एक्सपेक्ट्स क्या है, इन सारी स्टोरीज में कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है हर स्टोरी में, कि सब में जो है कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स होते हैं, यानी कुछ अद्भुत चीजें होती हैं, जादू है, सब में प्रकृति की खूबसूरती की बात हुई है, सब में हास्य है, सब में ज्ञान की बातें हुई हैं, सब में जो है बुद्धिमानी की बातें हुई हैं. हर स्टोरी में सस्पेंस है, और सब में जो है शब्दों का यूज हुआ है. प्ले अपॉन वर्ड्स का मतलब होता है कि आप शब्दों का ऐसे यूज करो कि उससे हास्य पैदा हो, उससे जो है रोचक बने. तो शब्दों का यूज हुआ है हर स्टोरी में. Read the different types of sentences in reported speech and note the differences in the direct and indirect forms. तो यहाँ पे इन्होंने जो है हमें सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दे रखे हैं, और फिर वही सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है. तो डायरेक्ट स्पीच में है द ओल्ड मैन सेड व्हाट इज द टाइम. इनडायरेक्ट में आप इसे कैसे बोलोगे, द ओल्ड मैन आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज. तो जब क्वेश्चन मार्क होता है तो आप उसे आस्क्ड कर देते हो. तो बूढ़े इंसान ने पूछा टाइम क्या था. तो और जो है आप सेंटेंस का टेंस भी चेंज कर देते हो. तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जा रहा है सेंटेंस के हिसाब से. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये जो है जो सेड है आपने उसे आस्क्ड कर दिया, यहाँ पे सेड को आस्क्ड कर दिया. तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा. फिर उसके बाद आप क्या चेंज कर रहे हो, टेंस चेंज कर रहे हो. तो यहाँ प्रेजेंट से जो है पास्ट में कर दे रहे हो. चेंज ऑफ द वर्ड ऑर्डर, आप वर्ड ऑर्डर भी चेंज कर दे रहे हो, राइट. यहाँ पे जैसे जो है व्हाट द टाइम वाज, फिर आपने यहाँ पे आर यू हंग्री नाउ को इफ शी वॉज हंग्री देन, तो नाउ का देन. तो आप वर्ड का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो. आप जो है वर्ड्स इधर से उधर कर रहे हो. जैसे कि टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट, यहाँ पे क्या है, टीचर बोल रहा है, टीचर सेड बी क्वाइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बी क्वाइट जो है वो आगे था, आपने इसे पीछे कर दिया. तो वर्ड्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में. आप उसका रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज कर देते हो, और दूसरा क्या है, टेंस भी चेंज हो जाता है. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, आप वो रेफर कर सकते हो ज्यादा डिटेल में जानने के लिए. नंबर 3. यूज अ डिक्शनरी एंड फाइंड द डिफरेंस इन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा. तो ड्रामा के अलग अलग वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन सब का आपको डिफरेंस ढूंढ के लिखना है. तो प्ले में क्या है, वन एक्ट प्ले क्या होता है, ओपेरा क्या है, स्किट क्या है, ट्रेजेडी क्या है, आपको हर चीज का डिफरेंस लिखना है. तो प्ले क्या होता है, अ प्ले इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, यूजुअली विद अ स्क्रिप्टेड डायलॉग एंड अ प्लॉट दैट डेवलप्स ओवर टाइम. तो प्ले जो है वो एक नाटक है, ऐसा लिखा हुआ साहित्य जो आप स्टेज पे परफॉर्म करोगे, और उसमें जो है डायलॉग सब लिखे हुए होते हैं, और एक एक कहानी होगी जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी. इट कैन बी अ सीरियस ड्रामा, कॉमेडी और इवन अ म्यूजिकल. तो एक सीरियस ड्रामा हो सकता है, कोई कॉमेडी हो सकती है, या फिर म्यूजिकल यानी गाने वाला प्ले भी हो सकता है. वन एक्ट प्ले क्या होता है, ऐसा प्ले जिसमें सिर्फ एक ही एक्ट है, यानी एक भाग ही है. जबकि प्ले जो है वो बहुत सारे भागों में हो सकता है, कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग. बट वन एक्ट प्ले जो है वो एक ही भाग में होगा, वो छोटा होता है और जल्दी खत्म हो जाता है. स्किट क्या होता है, स्किट एक छोटा सा कॉमेडी परफॉर्मेंस होती है, और उसमें जो है ऐसे डायलॉग्स लिखे हुए नहीं होते हैं. उसमें जो है आपको बस सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको परफॉर्म करना होता है. तो डायलॉग्स जो है आप खुद से उसी समय डिसाइड करके बोलते हो. तो स्किट जो है वो जनरली लोगों का मजाक बनाने के लिए या किसी सिचुएशन का मजाक बनाने के लिए जो है परफॉर्म किया जाता है. माइम क्या है,
आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है स्टेज पे जो परफॉर्मेंस करते हैं उसमें उनके चेहरे पे पूरा वाइट पेंट लगा होता है, बस उनकी आंखें जो है वो चमक रही होती हैं और वो बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ इशारों में बातें करते हैं। वो जो है वो माइम कहलाता है। तो ऐसा प्ले जिसमें सिर्फ आपके इशारों से और बॉडी के मूवमेंट से आप जो है कहानी आगे बढ़ा रहे हो, उसे माइम कहते हैं। Farce. A farce is a type of broad comedy. It depends less on narrative storyline and more on physical humor, side gags and silly jokes. तो फार्स जो है वो एक तरह से तमाशा हुआ, ऐसा जो स्वांग टाइप का जो नाटक होता है, हिंदी में उसे स्वांग कहते हैं या फिर तमाशा कहते हैं। जो है कॉमेडी होगी, उसमें जनरली जो है स्टोरी लाइन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बट उसमें जो है फिजिकल ह्यूमर ज्यादा होगा, यानी लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं या फिर इधर उधर नाच गा रहे हैं जिससे आपको हंसी आएगी। तो उसमें जो जोक्स हैं वो डायलॉग्स पे डिपेंड नहीं होंगे, लोगों के एक्शंस पे ज्यादा डिपेंड होंगे। ओपरा क्या है? ओपराज आर ड्रामा इन विच द कैरेक्टर सिंग्स ईच लाइन रादर देन स्पीकिंग। तो आपने देखा होगा मूवी थी दिल चाहता है, जिसमें जो है आमिर खान जो है वो प्रीति जिंटा के साथ एक ओपरा देखने जाता है। तो वहां पे आपने देखा होगा वो स्टेज पे जो लेडी है वो बहुत जोर से गा रही होती है। तो ऐसा नाटक जिसमें जो है लोग सिर्फ गाएं, उसमें हर डायलॉग जो है वो गाना ही होगा, उसमें डायलॉग्स बोले नहीं जाते हैं, गाना गाया जाता है। तो वो जो है वो ओपरा कहलाता है। तो पूरा जो ओपरा है वो गाना है। Tragedy. Tragedy is a form of drama that deals with serious and tragic themes, such as death, loss, and human suffering. तो ऐसा नाटक जिसमें जो है कुछ दुखद चीजें आपको दिखाई जाए, कोई कोई जो है ट्रैजिक थीम हो कि हर चीज जो है दुख की हो रही है, कि उसमें कोई मर गया है, किसी का कुछ खो गया है, या फिर जो है इंसान को बहुत कष्ट हो रहा है, इस टाइप की अगर स्टोरी है तो वो जो है ट्रेजेडी होती है। और जनरली उसका एंड भी जो है ट्रेजेडी वाला ही होगा। जैसे कि आप देखो रोमियो जूलियट जो है वो ट्रेजेडी है, क्योंकि उसमें एंड में दोनों मर जाते हैं। या लैला मजनू, ये जो स्टोरीज हैं ये ट्रेजेडी कहलाती हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो है एंड में मर जा रहे हैं और आप पूरी स्टोरी में जो है उनकी सफरिंग ही देख रहे हो कि वो एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं पर वो मिल नहीं पा रहे हैं। कॉमेडी, कॉमेडी वो है जिसमें ह्यूमर हो, राइट, जिससे आपको हंसाया जाए। तो इस टाइप के अगर प्ले हैं जिसमें जो है कॉमेडी हो रही है वो कॉमेडी कहलाते हैं। क्वेश्चंस रिटन ऑन द इंडेंट ऑफ चैप्टर। तो चैप्टर के हर पेज पे जो साइड में मार्जिन में क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नंबर 1, व्हाट अनाउंसमेंट अननर्व द कोर्टियर्स एंड पंडित्स। तो जो सभासद थे और जो पंडित थे उस सभा के, वो कौन सा अनाउंसमेंट सुन के जो है घबरा गए। अननर्व यानी घबरा जाना। तो कौन सा अनाउंसमेंट हुआ जिससे वो घबरा गए? उन्होंने ये सुना कि पंडित छहाने आ रहे हैं और वो जो है सारे पंडितों को, जो राज्य के पंडित हैं, उन्हें चुनौती देंगे उनके ज्ञान के लिए। तो ये सुन के जो है जितने भी सभासद थे वो सब घबरा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशन वाज प्रपोज्ड बाय द फर्स्ट स्कॉलर। तो जो पहला विद्वान था उसने क्या सजेशन दिया? उसने दिया था कि हम तेनाली रमन को बुलाएं, वो जरूर कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे इस प्रॉब्लम का। व्हाट वाज द कंडीशन पुट फोर्थ बाय तेनाली रमन। तेनाली रमन ने क्या कंडीशन रखी थी? उन्होंने कहा था कि जब पंडित छाने आए तो सब लोग जो है उन्हें एक दिन के लिए जो है राज्य का चीफ पंडित, यानी सबसे बड़ा जो पंडित होता है राज्य का, वैसा सम्मान दे, सब लोग उन्हें वही माने एक दिन के लिए। हाउ डिड मंत्री जी इंट्रोड्यूस पंडित शाह ने। पंडित शाह ने को मंत्री जी ने कैसे इंट्रोड्यूस किया था? उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा सम्माननीय और सबसे ज्यादा आदरणीय जो है, और जिन्होंने सारे साहित्यों को पढ़ रखा है और भारत का गौरव जो है वो है पंडित शाह ने। तो उन्होंने ऐसे जो है उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। हाउ डिड तेनाली रमन मेक हिज एंट्री टू एम्प्रेस कोर्ट। वो कैसे आए थे? वो पालकी में बैठ के आए थे, राइट। और जो है दो पंडित जो थे उनके आगे आगे वो चल रहे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और उनके हाथ में जो है एक बड़ी सी पोटली थी जिसमें जो है कुछ बंधा हुआ था सिल्क के कपड़े में। व्हाट स्क्रिप्चर डिड तेनाली रमन विश टू डिबेट अपॉन। वो कौन सी चीज के बारे में डिबेट करना चाहते थे तेनाली रमन? उन्होंने बोला तिला काष्ठा के ऊपर हम जो है बहस करते हैं, तिला काष्ठा और महिषा बंधाना के ऊपर। वाई वॉज पंडित शाह ने डिफीटेड। वो क्यों हार मान गए पंडित शाह ने? क्योंकि उन्होंने जो है वो साहित्य पढ़े ही नहीं थे जो तेनाली रमन ने बोले। What explanation did तेनाली रमन give about the name of the strange scripture। तो वो जो अजीब सा नाम जो उन्होंने लिया था उस ग्रंथ का, उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया तेनाली रमन ने? तो उन्होंने बताया कि वो जो है बस ऐसे ही दिखा रहे थे कि वो जो बंडल उनके पास है उसमें जो है कोई बहुत बड़ा साहित्य रखा हुआ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है उसके अंदर जिसका नाम है तिला काष्ठा महिषा बंधाना। जबकि उसके अंदर क्या था? उसके अंदर जो है तिल की डंडियां थी, यानी तिला काष्ठा।
और रस्सी थी, और वो रस्सी जो है भैंसों को बांधने के लिए होती है, तो महिषा बंधाना, तो इसलिए जो है उन्होंने उसको जो है तिलाकाष्ठा महिषा बंधाना कह दिया। हाउ डिड द एम्परर एंड कोर्टियर्स रिएक्ट? तो राजा और जो सभासद थे वो कैसे उन्होंने रिएक्ट किया? वो सब हंसने लगे जोर जोर से उनके एक्सप्लेनेशन पे। नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ये जो शब्द हैं आपको इनसे अपने खुद के सेंटेंस बनाने हैं। पहला है रिनाउन। रिनाउन का मतलब होता है किसी चीज में बहुत प्रसिद्धि। द आर्टिस्ट गेन्ड रिनाउन फॉर हर यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो उसने बहुत प्रसिद्धि हासिल की अपनी यूनिक स्टाइल की वजह से। डिफाइंस का मतलब होता है कि अगर मैं आपको कोई आज्ञा दूं, कोई आदेश दूं और आप उसे फॉलो ना करो, यानी उसकी अवज्ञा कर दो, तो उसे कहते हैं डिफाइंस। द स्टूडेंट शोड डिफाइंस बाय रिफ्यूजिंग टू फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। तो उसने जो है दिखाया कि वो उसको जो है फॉलो नहीं करेगा, टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसे वो फॉलो नहीं करेगा। एक्साइल्ड यानी किसी को वहां से निकाल देना, निर्वासित कर देना। द पॉलिटिकल डिसिडेंट वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम हिज कंट्री फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो जो राजनीतिक था उसने जो है कुछ तो अपने देश के खिलाफ बोला, इसलिए उसे देश से निकाल दिया गया। प्रेडिकामेंट होता है कोई बहुत बड़ी समस्या। द हाइकर फाउंड हिमसेल्फ इन अ प्रेडिकामेंट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज लॉस्ट इन द वुड्स। तो उसने जो है देखा कि वो तो एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया है, क्योंकि वो जो है खो गया है जंगल में। डिफिडेंट, द शाई चाइल्ड वाज डिफिडेंट एंड हैड ट्रबल मेकिंग फ्रेंड्स। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, किसी में जो है बहुत संकोच हो। तो वो जो लड़का जो शर्मीला था वो बहुत ही संकोची था, और इसलिए जो है वो लोगों से दोस्ती नहीं कर पा रहा था। बिनाइन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत सौम्य हो। द डॉक्टर assured द पेशेंट दैट द ट्यूमर was benign and not cancerous। तो डॉक्टर ने उस पेशेंट को बोला कि जो उसका ट्यूमर है, यानी जो ग्रोथ हो रही है उसकी बॉडी में, वो बहुत ही सौम्य है। वो ऐसी नहीं है कि उसमें कैंसर हो या उसमें कोई बीमारी हो या फिर वो कोई डरावनी चीज हो। वो बहुत ही सौम्य है, यानी उससे कोई भी खतरा नहीं है। तो ऐसी चीज जिससे आपको कोई खतरा ना हो, बिनाइन। Number 2, read the following phrases and use them in the sentences of your own in proper form। तो आपको ये जो है phrases दिए हुए हैं, इनको आपको use करना है sentences में। तो पहला है voice something। voice something का मतलब होता है किसी चीज के लिए आवाज उठाना। It's important to voice something when you feel strongly about it। तो अगर आपको कोई सी मुद्दे में, किसी चीज में आपको बहुत ही लगे कि ये गलत हो रहा है, तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। आउटविट का मतलब होता है किसी को चकमा दे देना, मात दे देना। द डिटेक्टिव वॉज एबल टू आउटविट द क्रिमिनल एंड सॉल्व द केस। तो वो जो डिटेक्टिव था उसने जो है क्रिमिनल को मात दे दी और केस सॉल्व कर दिया। अ टाइट कॉर्नर यानी कोई मुश्किल जगह पे आप फंस जाओ। द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर व्हेन इट्स मेन सप्लायर वेंट बैंकरप्ट। तो कंपनी जो है वो मुश्किल में फंस गई, ऐसी जगह पे कि जहां से वो निकलना मुश्किल ना हो। तो ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई क्योंकि उनका जो मेन सप्लायर था उसके सारे पैसे खत्म हो गए, तो वो जो है मुश्किल में आ गई। कंसीड डिफीट यानी हार मान लेना। आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड फॉट बैटल द लूजिंग टीम हैड टू कंसीड डिफीट। बहुत लंबी लड़ाई के बाद जो है वो टीम जो हार गई, उन्हें अपनी हार माननी पड़ी, क्योंकि जो है इतनी लंबी लड़ाई हुई और वो जीत नहीं पाए, तो उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। Pick out dialogues of Tenali Raman that prove that he had the following qualities: wit and wisdom, self-confidence, politeness and humility। तो कौन से डायलॉग्स हैं? विट एंड विजडम के लिए है कि उनके पास जो है बहुत बुद्धिमत्ता थी। वो था सो दिस इज द तिलाकाष्ठा महिषा बंधाना, जब वो उस शास्त्र की बात करते हैं जो उन्होंने खुद से बना दिया था, तिलाकाष्ठा महिषा बंधाना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेट अस बिगिन बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ तिलकाष्टम महिषा बंधाना। ये कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि वो इतनी शान से जो है, इतने उसके साथ जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है नाम ले रहे हैं ऐसी चीज का जो शास्त्र है ही नहीं, बट वो ऐसे दिखा रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़े ग्रंथ का नाम है। पोलाइटनेस, कैसे आपको पता चलता है कि वो बहुत पोलाइट है? वो जो है वो अपनी रिक्वेस्ट जो है बहुत ही अच्छे से पुट अप करते हैं। वो कहते हैं आई हैव वन स्मॉल रिक्वेस्ट, मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ह्यूमिलिटी कैसे पता चलती है? वो कहते हैं योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर माय ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड योर हाइनेस। तो जब राजा जी जो है उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए बताओ, तो वो कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। Answer the following questions in short. What was Pandit Shahane's claim as a scholar? वो क्या बात जो है, किस बात का दावा कर रहे थे कि वो इतने बड़े विद्वान हैं? वो कह रहे थे कि उन्होंने जितने भी ग्रंथ हैं सब पढ़ लिए और सब में महारत हासिल कर ली है।
Why did पंडित शाह ने विजिट विजयनगर? क्यों आए थे वो विजयनगर? क्योंकि वो वहां के पंडितों को चुनौती देना चाहते थे उनके ज्ञान के लिए। What do you learn about पंडित्स ऑफ विजयनगर? आपको क्या पता चलता है विजयनगर के पंडितों के बारे में? कि वो जो है वो बहुत ही डरे हुए थे और नर्वस थे, कि जो है उन्हें लग रहा था उनका ज्ञान जो है वो जो है कम पड़ जाएगा। जब उन्हें चुनौती मिली तो वो डर गए, उन्हें जो है अपने आप पे भरोसा नहीं था। What punishment did the emperor threaten the पंडित्स with? क्या उन्होंने बोला था कि क्या दंड देंगे? उन्होंने कहा था कि सबको जो है विजयनगर से निकाल देंगे। Why was तेनालीरामन summoned to the court? उन्हें क्यों कोर्ट बुलाया गया था? इसलिए बुलाया गया था कि वो इस सारी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकाल सके। On what condition did तेनालीरामन agree to take up the challenge? उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन रखी थी कि जब वो पंडित छाने आए तो उनका जो है स्वागत सत्कार जो है वो राज्य के चीफ पंडित की तरह हो। Why was तेनालीरामन taken to the court in a palanquin? उन्हें क्यों लेके गए थे पालकी में बैठा के? इसलिए क्योंकि तेनालीरामन जो है वो पंडित छाने को जो है इम्प्रेस करना चाहते थे और उन्हें थोड़ा डराना भी चाहते थे कि जब कोई इतने साज श्रृंगार के साथ इतने आन और बान के साथ जब आपके सामने आएगा तो आपको जो है अपने आप ही डर जाओगे, सोचोगे अरे ये तो कितना बड़ा पंडित है कि पालकी में बैठ के आ रहा है। तो इसलिए जो है वो पालकी में आए थे। हाउ डिड तेनालीरामन आउटविट पंडित शाह ने? उन्होंने कैसे जो है उन्हें हरा दिया, कैसे चकमा दिया? उन्होंने जो है वो बड़ा सा जो बंडल था उसमें जो है दिखाया कि उसके अंदर जो है एक शास्त्र है जिसका नाम है तिलाकाष्टा महिषा बंधाना, और वो जो है उसे डिस्कस करना चाहते हैं। पर जो है सच बात तो जो है ये है कि उसके अंदर जो है सिर्फ तिल की लकड़ियां थी, राइट, और जो है भैंस को बांधने वाली रस्सी थी। तो ऐसा कोई शास्त्र तो उसके अंदर था ही नहीं। तो तेनालीरामन ने जो है ऐसे उन्हें हरा दिया, क्योंकि पंडित शाह ने जो है वो तो डर गए, उन्हें लगा उन्हें तो इस शास्त्र का नाम आता ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो है अपनी हार मान ली। What did the bundle in silken cloth contain? उस बंडल में क्या था? उसमें लकड़ियां थी जो रस्सी से बंधी हुई थी। Explain the significance of the title. इस टाइटल का महत्व बताइए क्या है। The theme of the skit is the challenge to see whether Tenali Raman could outwit the proud पंडित शहाने। तो ये जो नाटक है इसकी थीम क्या है कि देखा जाए कि क्या जो तेनाली रमन है वो पंडित शहाने को मात दे सकते हैं। तो इसलिए जो है इसे बैटल कहा जा रहा है, यानी एक युद्ध। लेकिन ये कैसा युद्ध है? दिमाग का युद्ध है। और तरीका जो है इस युद्ध को जीतने का क्या है? वो है बैफल करना पंडित को, यानी पंडित को इतना कंफ्यूज कर दो पंडित छाने को कि वो जो है अपने आप ही हार मान ले। तो इसलिए जो है इसका जो टाइटल है अ बैटल टू बैफल, यानी ऐसा युद्ध जो दिमाग को चकरा दे। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो है अल्टीमेटली स्टोरी इसी चीज के बारे में है, राइट। तेनाली रमन और पंडित शहाने के बीच में जो युद्ध है वो दिमाग का युद्ध है, और उसमें वही जीत सकता है जो दूसरे को कंफ्यूज कर सके। fill in the elements that you find in the drama script of A Battle to Baffle। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे हमें हेडिंग्स दी हैं इसमें हमें इनके डिटेल्स भरनी है आपके चैप्टर के हिसाब से। तो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? कृष्ण देवराया हैं, मंत्री जी हैं, तेनाली रमन है, पंडित शाहने हैं, और 8-10 जो हैं सभासद हैं, मंत्री हैं और विद्वान हैं। सीन क्या है? कृष्ण देवराया का कोर्ट रूम है, उनकी सभा है। Emperor is seated on his throne. Courtiers, ministers, scholars are seated in 2 rows facing one another and discussing softly। तो राजा जो है वो अपने राज सिंहासन पे है और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं और जो सभासद हैं वो एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए हैं। क्राइसिस यानी प्रॉब्लम क्या है? अ ग्रेट स्कॉलरली पंडित शाहने हैज चैलेंज द नॉलेज ऑफ द पंडित्स ऑफ विजयनगर। द पंडित्स ऑफ विजयनगर आर नॉट रेडी टू फेस दिस चैलेंज। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने वहां के पंडितों को चुनौती दी है ज्ञान के लिए, और जो वहां के पंडित हैं वो तैयार नहीं है इस चुनौती का सामना करने के लिए। क्या क्या स्टेप्स ली गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तेनालीरामन को बुलाया गया कि वो जो है इस प्रॉब्लम से सबको बाहर निकाले। क्लाइमेक्स यानी कहानी अपने चरमोत्कर्ष पे कब पहुंच रही है? तो वो तब होता है जब जो है तेनालीरामन जो है वो उनको जो है चकमा दे देते हैं, पंडित शाहने को उन्हें मात दे देते हैं, और पंडित शाहने जो है अपनी हार मान लेते हैं। एंड क्या है स्टोरी का? पंडित शाहने जो है अपनी हार मान लेते हैं और तेनालीरामन जो है उनको जो है राजा जो है उनकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, और सब लोग जो है सब खुश हो जाते हैं और सब बड़े आराम से जो है शांत हो जाते हैं कि चलो प्रॉब्लम जो है वो टल गई। डू एज डायरेक्टेड, जैसा बोला जा रहा है वैसा आपको करना है, बट आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो और टेंस चेंज ना हो।
तो पहला जो सेंटेंस है वो है तेनालीरामन प्रूव टू बी विटियर देन पंडित शाहने। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो पंडित शाहने से ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपको यही सेंटेंस दोबारा लिखना है एज विटी एज का यूज करके। तो आप कैसे लिखोगे, पंडित शाहने प्रूव टू बी नॉट एज विटी एज तेनालीरामन। पंडित शाहने has come here. He wishes to challenge all the pandits in our kingdom. आपको ये जो दो सेंटेंस है इन्हें जोड़ना है, सो से और उसके बाद बिकॉज से। तो जब आप सो से जोड़ोगे तो आप लिखोगे पंडित शाहने wishes to challenge all the pandits in our kingdom, so he has come here. और यही जब आप बिकॉज से जोड़ोगे तो कैसे आ जाएगा, पंडित शाहने has come here because he wishes to challenge all the pandits in our kingdom. पंडित शाहने यहाँ आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पे जितने भी पंडित हैं उन्हें चैलेंज करें। हाउ कैन आई डिस्कस इट्स मेरिट्स, मेक इट असर्टिव। मैं उसकी खूबियां कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसे आपको असर्टिव बनाना है। असर्टिव क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो आप पूरे निश्चय के साथ कह रहे हो, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो। तो वो जो है स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होगा, फिर वो एक स्टेटमेंट होगा जो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो। तो आप कैसे कहोगे, आई कैन नॉट डिस्कस इट्स मेरिट्स, मैं उसकी मेरिट्स जो है उसकी खूबियां डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ये आपका असर्टिव वाला सेंटेंस होगा। आई हैव नॉट रेड दैट स्क्रिप्चर, मैंने वो जो साहित्य है वो ग्रंथ जो है मैंने नहीं पढ़ा है। अगर यही सेंटेंस जो है आपको अनअवेयर से लिखना हो तो कैसे लिखोगे। अनअवेयर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आपको पता ना हो। तो आप लिखोगे आई एम अनअवेयर ऑफ दैट स्क्रिप्चर, मुझे उस ग्रंथ के बारे में नहीं पता है। योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, आपके ये जो तारीफ वाले शब्द हैं ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अगर यही सेंटेंस को आपको नो अदर से स्टार्ट करना है तो आप कैसे करोगे, नो अदर रिवॉर्ड सरपासेस योर वर्ड्स ऑफ प्रेज, कोई भी इनाम जो है वो आपके इन शब्दों से बढ़ा नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू, रीराइट यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है प्राउड, इसका नाउन फॉर्म लिखना है। तो ये यहाँ पे वर्ब है, आपको इसे नाउन बना के लिखना है। तो नाउन में ये होगा प्राइड, तो क्या हो जाएगा, आई हैव प्राइड इन यू। The emperor said, but tell me Raman, to what great work did you refer? Convert into the indirect speech. आपको इसे जो है indirect speech में डालना है। तो आप कैसे लिखोगे, The emperor asked Raman what great work he had referred to. Tenali Raman was a poet, scholar and jester in Vijayanagar in Krishnadeva Raya's court. Punctuate. आपको ये जो sentence है इसे punctuation इसमें लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, तेनाली रमन वॉज अ पोएट, यहाँ पे जो है कॉमा आ जाएगा, स्कॉलर के बाद आ जाएगा, फिर जेस्टर इन विजयनगर इन कृष्ण देवा रायस, यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा क्योंकि हम उनके कोर्ट की बात कर रहे हैं, राइट, कृष्ण देवा राया का कोर्ट। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा और फिर जो है फुल स्टॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसे आपको पंक्चुएट करना है। तो ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, राइट। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई बात हो तो वो जो है इन्वर्टेड कॉमास में होती है, राइट। तो मंत्री जी सेट के बाद कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, महाराज के बाद कॉमा, मंत्री पंडित शाहने में जो है शाहनेज है तो अपोस्ट्रोफी एस होगा, विजिट टू आवर कोर्ट इज एन ओपन चैलेंज, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ऐसे हो जाएगा। A past student of your school has cleared his UPSC examination and being an IAS officer has been appointed the collector of your district. Write a formal letter to invite him to your school to share the story of his success at a special function. तो आपके स्कूल का कोई पुराना स्टूडेंट है जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कलेक्टर बन गया है। तो आपको जो है उन्हें एक फॉर्मल लेटर लिख के इनवाइट करना है कि वो स्कूल में आए और अपनी सक्सेस स्टोरी को जो है शेयर करें, सबको बताएं कि उन्हें कैसे इतनी सफलता जो है वो मिली है। तो आप ये लेटर कैसे लिखोगे, आप ये जो है लेफ्ट साइड में अपने स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, सिटी, आपकी स्टेट और आपका जिप कोड, आपका पिन कोड आ जाएगा और फिर जो है डेट आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट होगा इनविटेशन टू शेयर सक्सेस स्टोरी एट अ स्पेशल फंक्शन, फिर आप डियर करके उनका जो भी नाम है आईएएस ऑफिसर का वो लिखोगे और उसके बाद लेटर होगा, I hope this letter finds you well. It is with great pride and joy that I extend this invitation to you on behalf of, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पे। We have recently learned about your remarkable achievement in clearing the UPSC examination and being appointed as the collector of our district. Your success is not only source of inspiration for our current students but also a testament to the excellent education
and values instilled by our school. We believe that your journey can serve us as a guiding light for our students who aspire to achieve similar heights in their careers. तो ऐसे करके जो है आपके लेटर की बॉडी हो जाएगी, फिर आप जो है थैंक यू करके जो है यहाँ पे एंड करोगे, वार्म रिगार्ड्स, यहाँ पे आपका पूरा नाम आएगा, आपकी डेजिग्नेशन यानी आप स्कूल के कल्चरल बोर्ड के हेड हो या स्कूल के हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, ऐसे करके डेजिग्नेशन और आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी आ जाएगा. Understand the quotation and expand it in a paragraph format. Pride goes on horseback but returns on foot. तो ये जो कोट है इसे आपको समझ के जो है पैराग्राफ में डिटेल में एक्सप्लेन करना है. कोट क्या है? अभिमान जो है वो घोड़े पर सवार होकर जाता है पर जो है पैदल ही लौटता है. तो ये जो कोटेशन है कि अभिमान जो है घोड़े पे जाता है और पैदल ही लौटता है, इसका मतलब है कि when someone is proud and arrogant, they may seem to be successful and powerful at first, but eventually their pride will lead to their downfall. यानी जो है अगर कोई घमंडी और अहंकारी होता है तो पहले तो वह सफल और शक्तिशाली लगता है, लेकिन एंड में जो है उनका घमंड जो है वही उनके पतन का कारण बनता है कि उसी की वजह से जो है वो गिर जाते हैं. It is like riding a horse to the top of a hill but then having to walk back down on foot. ये तो ऐसे है जैसे कि आप जो है एक घोड़े पे चढ़ के जो है पहाड़ के ऊपर जाओ, लेकिन जब आपको वापस आना है तो आप पैदल ही आ रहे हो. This quote is a reminder that it is important to stay humble and grounded even when we achieve success or power. इसका मतलब ये है कि हमें जो है विनम्र ही रहना चाहिए. हमें जो है अगर बहुत ज्यादा सफलता मिल जाए तो उसके बाद भी जो है हमें विनम्र रहना चाहिए और जमीन से जुड़े रहना चाहिए. Being humble means that we are open to learning from others and willing to admit our mistakes. विनम्र होने का क्या मतलब है कि हम जो है लोगों से सीखें और जो है अगर हमने कोई गलती की है तो उससे जो है हम स्वीकार कर लें, हम जो है उस गलती को छुपाए नहीं, हम एक्सेप्ट कर सकें. It also means that we treat others with respect and kindness regardless of their background or status. इसका मतलब ये भी है कि हम जितने भी लोग हैं दुनिया में उन सबको आदर से और दया के साथ उनको जो है ट्रीट करें, और वो जो है वो गरीब हैं या अमीर हैं इस पे उनका जो है डिपेंड ना करे कि हम उन्हें कैसे ट्रीट करने वाले हैं. तो हमें हर इंसान को जो है आदर के साथ जो है ट्रीट करना चाहिए. So it is important to remember that pride can be dangerous and that humility is a virtue that we should all strive to cultivate in our lives. तो ये जरूरी है कि घमंड जो है वो खतरनाक हो सकता है और विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसे हम सभी को अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.